नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर आज स्पेक्ट्रम किताब से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर नंबर 3, जो इस किताब का आखिरी में दिया गया है, अपेंडिक्स। परिशिष्ट को पढ़ रहे हैं तो अपेंडिक्स में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया पर एक नज़र। तो भारत में संवैधानिक विकास, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपका कैसा हुआ, उसके पर हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आया था। रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की। पहला ये। दूसरा, कुछ विशेष मामलों में बम्बई एवं मद्रास की प्रेसिडेंसियों को बंगाल की प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया। तो कुछ विशेष मामलों में बम्बई एवं मद्रास की प्रेसिडेंसियों को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना की गई। तो गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना की गई और फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, तो फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा क्वेश्चन या फिर आपका मेंस में लिखने के लिए आएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 के तहत कुछ विशेष मामलों में बम्बई एवं मद्रास की प्रेसिडेंसियों को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर अब जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो पहले गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल कहलाने लगा। गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, और आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से, इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में एकल प्रकार यूनिटरी टाइप की सरकार की स्थापना की रखी। इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में एकल प्रकार यूनिटरी टाइप की सरकार की स्थापना की रखी। लॉर्ड नॉर्थ के अनुसार, तो आपका एक नॉर्थ के अनुसार इस एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया गया था कि वह कंपनी के मामलों में कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट एवं निर्णायक स्वरूप प्रदान करे। तो लॉर्ड नॉर्थ के अनुसार रेगुलेटिंग एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया गया था कि वह कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट एवं निर्णायक स्वरूप प्रदान कर सके। वर्ग के अनुसार, तो वर्ग के अनुसार क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट राष्ट्रीय अधिकारों, राष्ट्रीय आस्था एवं राष्ट्रीय न्याय का उल्लंघन था। तो वर्ग के अनुसार आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट जो था, राष्ट्रीय अधिकारों, राष्ट्रीय आस्था एवं राष्ट्रीय न्याय का उल्लंघन था। ठीक है, तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी का पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। कुछ विशेष मामलों में बम्बई एवं मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में एकल प्रकार यूनिटरी टाइप की सरकार की स्थापना की नींव रखी गई। लॉर्ड नॉर्थ के अनुसार इस एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया गया था कि वह कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट व निर्णायक स्वरूप प्रदान कर सके। वर्ग के अनुसार रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका राष्ट्रीय अधिकारों, राष्ट्रीय आस्था एवं राष्ट्रीय न्याय का उल्लंघन था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में क्या है, तो कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया था। तो कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया था। ठीक है, और भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसके 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद का हाथ में दे दिया गया। तो पहले जो काउंसिल बनाई गई थी उसमें चार सदस्य थे, अब 3 सदस्य कर दिया गया था। ठीक है, तो भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसके 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद के स्थान पर दे दिया गया था। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया। तो भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया था। जहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार कब्जा था, तो अब उसका नाम जो हो गया था ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश नाम दिया गया। ठीक है, तो बम्बई तथा मद्रास में गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्य काउंसिलें बनाई गई। तो बम्बई तथा मद्रास में गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई। ठीक है, सर कार्टनी इल्बर्ट ने क्या कहा है, तो इस अधिनियम द्वारा, तो आपका जो है पिट्स इंडिया एक्ट के अधिनियम में क्या कहा है, तो इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स को नियंत्रित करना था। और इस प्रकार शासन की दोहरी प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बनाई दी गई। निरीक्षण एवं प्रतिनिरीक्षण की व्यवस्था 1858 तक चलती रही थी। ठीक है, तो आपका जो है इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स को नियंत्रित करना था। और इस प्रकार शासन की दोहरी प्रणाली इस कंपनी द्वारा, एक कंपनी द्वारा और दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई। निरीक्षण एवं प्रतिनिरीक्षण का यह व्यवस्था 1850 तक चलती रही थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। तो
चार्टर एक्ट 1813, तो कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया और भारतीय व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तो कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया था और भारतीय व्यापार जो है सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म प्रचार प्रसार की आज्ञा दे दी गई थी। ठीक है, तो ये था आपका चार्टर एक्ट 1813 में। फिर आपका नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833 का क्या था। तो चार्टर एक्ट 1833, तो बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपका जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के ऋणों की जिम्मेदारी भारतीय सरकार ने अपने ऊपर ले ली। तो कंपनी के ऋणों की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने ऊपर ले ली। कंपनी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी भारतीयों से समानता के आधार पर व्यवहार करने की बात कही गई। तो कंपनी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी भारतीयों से समानता के आधार पर व्यवहार करने की बात कही गई। लॉर्ड मॉरेल के अनुसार यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 तक पास किए गए अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, तो लॉर्ड मॉरेल के अनुसार यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 तक पास किए गए अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था आपका जो है चार्टर अधिनियम 1833 का। ठीक है, लॉर्ड मॉरेल के अनुसार। तो ये आपका था कुछ पॉइंट इसमें। अब हम पढ़ेंगे आपका चार्टर अधिनियम 1853 में क्या हुआ था। तो चार्टर एक्ट 1853, तो ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन अपनी इच्छा अनुसार वापस ले सकती है। तो ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन अपनी इच्छा अनुसार वापस ले सकती है। भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दिए गए। तो भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दिए गए थे। पहली बार व्यवस्थापिकाओं को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने अनुरूप नियमों का निर्माण कर सकती हैं। तो पहली बार व्यवस्थापिकाओं को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने अनुरूप नियमों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1853 ब्रिटिश संसद को अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन अपनी इच्छा अनुसार वापस ले सकती है। भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दिए गए। ठीक है, और पहली बार व्यवस्थापिकाओं को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी अनुरूप नियमों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे 1858 से। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।